He has numerous publications to his credit. He has attended various conferences and he is currently overseeing 4 projects. And is renowned specifically for his work on AI-based in vitro RAS system. His research had significant impact on specific sector or societal issues, and he is actively involved in advancing sustainable aquaculture systems. Dr. Aga has delivered various keynote addresses and presentations at national and international forums in various conferences. He regularly engages with academic and professional audiences, mostly on his topics on RAS, aquaponic system, and biofloc systems. And his presentations are very much appreciated by audiences for the depth of presentations, clarity, practical insights, and his ability to make complex topics accessible and relevant to broad audience. And Dr. Aga is currently working as Senior Assistant Professor cum Scientist Aquaculture Engineering at Division of Fishery Engineering, Faculty of Fisheries Rangil, SKU AST K. So I once again warmly welcome Dr. Aga to today's lecture, and we are all looking forward for your presentation. Thank you very much, sir. I'm Dr. Ashfaq, as you already mentioned my brief veci. So my topic is on backyard recirculation aquaculture system. So as you know that nowadays this is a time of blue revolution. अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में हम 2050 की बात करें तो 2050 में हमारी इकोनॉमी कहाँ पर होगी, हमारी फूड सिक्योरिटी के बारे में, तो हमारा जो ये फिशरीज सेक्टर है ये एक ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो फ्रेश वाटर है, चाहे वो मराइन वाटर हो, चाहे ब्रैकिश वाटर सिस्टम हो. बट दिन ब दिन जो है अर्बनाइजेशन हो रही है. एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, you are audible. So ये दिन ब दिन जो अर्बनाइजेशन हो रही है, लैंड कम होती जा रही है, तो हमने कुछ नई टेक्निक्स फ्यूचर के लिए तैयार किए हैं जिसमें हम कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा फिश की प्रोडक्शन बढ़ा सकें. तो उसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कहते हैं. ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वाटर को रिसर्कुलेट करते हैं और फिर इसी वाटर को रीयूज करते हैं और इसमें फिल्ट्रेशन करते हैं, और जो भी इसमें सस्पेंडेड मैटर्स या मेटाबॉलिटीज जो होती हैं तो उनको रिमूव करते हैं. और ये मेथड जो है हाई डेंसिटी कल्चर कहलाता है. इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज फिश के कल्चर करते हैं. इसमें हमें मिनिमम जमीन की जरूरत पड़ती है और पानी की. तो ये एक इंटेंसिव अप्रोच है जिसमें हम हाई डेंसिटी और इसकी मैनेजमेंट जो है, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये बड़ी इजी हो जाती है अगर हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज करें. वो मैं आगे की स्लाइड्स में आपसे डिस्कस करूंगा. तो जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड था फिश को ग्रो करने में पॉन्ड्स में, आउटडोर में, नाउअडेज हम क्या करते हैं कि हम इन विट्रो इन वीवो कंडीशन में यानी कि रूम में फिश कल्चर कर सकते हैं और साथ साथ में इन फिश को कंट्रोल कंडीशन में हम वहाँ पर इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है अभी, अगर मैं अपने कश्मीर की बात करूं तो मैं टेम्परेट जोन से हूं, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट होती रहती है. कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है. तो हमारे लिए ये ओवरऑल हमारे लिए ही नहीं, ये ट्रॉपिकल रीजन के लिए भी फायदेमंद है. तो ये रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो है इसमें सिंपली हम फिल्टर और क्लीन करते हैं और रिसाइकल वाटर को करते हैं फिश टैंक्स को. और इसमें हम इस टेक्नोलॉजी में हम कुछ मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्टर यूज करते हैं. जो प्रिंसिपल है इस रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का, और इसमें हम बहुत सारी स्पीशीज को ग्रो कर सकते हैं. तो अर्लियर हमें या तो पॉन्ड्स में
मॉर्निंग में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए फिल्टर्स की यूज करनी पड़ती थी, या एरिएटर्स हम यूज करते थे, या रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर, अगर रनिंग वाटर है वहां पर तो हम वाटर को रिप्लेस करते थे, स्प्लैश करते थे विद सर्टन बैम्बूज या किसी चीज से, जिससे वाटर स्प्लैश होके उसमें ऑक्सीजन आ जाए। तो बट उस वक्त ये प्रॉब्लम होती थी कि इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन चाहे इन विट्रो है, ये चाहे हम किसी रूम में करें, पॉली हाउस में करें या ओपन फील्ड में करें, इवापोरेशन तो सब जगह है। चूंकि मुझे लगता है ज्यादातर हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सभी साइंटिस्ट हैं, तो जब हम फार्मर्स से मीट करने के लिए जाते हैं, उनको फिश कल्चर के लिए बोलते हैं, तो उनका सबसे पहला ये सवाल होता है, सर कि हमें अभी सर पानी पीने के लिए नहीं है, तो फिश कल्चर करने की तो दूर की बात। लेकिन जब हम ये टेक्नोलॉजी उनके सामने रखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि दिस इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू कल्चर फिश। तो इसमें इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। और इसमें जो वाटर हम सर्कुलेट करते हैं, तो वो सर्कुलेशन के टाइम पे हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले फिल्टर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी मशीन्स लाएं, जो महंगी महंगी मशीन हैं। सिंपली फिल्टर में 3 सेक्शंस बना सकते हैं, जिसमें स्पॉन्ज पहले नंबर 1 सेक्शन में, कंपोनेंट में, दूसरे कंपोनेंट में हम चारकोल जो एंटीबैक्टीरियल यूनिट का काम करेगी, एंड थर्ड वन जो है मिनरलाइजर, कुछ रॉक्स लगा के एक फिल्टर बना सकते हैं, और इस फिल्टर से हम ये पानी को इन टैंक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, सो दैट कि हमें जो वहाँ पर सिल्ट है या बाकी चीज़ें जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो इसमें हमें टैंक्स में न जाए और बार बार हमें उसको साफ करने की ज़रूरत न पड़े, तो ये फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो इकोनॉमिकली भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम कम से कम पैसे में ये फिश को इस रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में कल्चर कर सकें। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए अगर हम स्मॉल रिक्रिएशनल फिशरमैन्स या फार्मर्स जो है उनके लिए, या एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए ये फैसिलिटी हमने, चाहे वो अर्बन एरिया है चाहे वो पेरी अर्बन एरिया है, वहां पर जाके हम ये कहीं पर भी, इनफैक्ट अपने घर में बैकयार्ड में हम ये रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें रिसोर्सेज की बात करें, तो लैंड बेस्ड एक्वाकल्चर में क्या है कि हमें बड़े बड़े पॉन्ड्स खोदने पड़ते हैं, बड़े बड़े ट्रेंच खोदने पड़ते हैं, साथ साथ में हमें बड़े चैनल्स खोदने पड़ते हैं, जिससे हमें जिसमें हम ये फिश कल्चर कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें लार्ज क्वांटिटी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और साथ साथ में ये वाटर जो है हमें डिस्चार्ज भी करना पड़ता है, क्योंकि सोशल बाइंडिंग्स होती हैं कि अगर हमारे पास कोई वाटर रिसोर्स है, तो चाहे फ्लो थ्रू सिस्टम है, फ्लो थ्रू सिस्टम में हम ज़्यादातर रेनबो ट्राउट्स को कल्चर करते हैं। इसमें क्या रहता है कि एक साइड से इनलेट से पानी आता है, आउटलेट से बाहर निकल जाता है, बट इसमें भी दिक्कत बहुत सारी चीज़ों की आती है। जब हम फार्मर्स से बात करते हैं, फार्मर ये कहता है कि सर हम ट्राउट को अगर कल्चर करें, उसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फीड बहुत महंगी है। 1 क्विंटल जो फीड है वो 12,000 की यहाँ पर मिलती है। तो उसमें भी ये दिक्कत रहती है कि जब हम फीड इसमें डालते हैं, तो ये ओनली 40% जो है फिश कंज्यूम करती है, बाकी रनिंग वाटर की वजह से जो फीड है वो वॉश ऑफ हो जाती है और वेस्ट हो जाती है। इन चीजों को नजर में रखते हुए हम ये रास सिस्टम बनाए हैं, चाहे फीड है चाहे सीड है। सीड में भी हम ये है कि सीड जो एक रेनबो ट्राउट का पड़ता है वो 12 रुपए का एक स्मॉल फ्राई हमें पड़ता है, या हम देखें फिंगरलिंग ले लें तो वो 25 रुपीज जो गवर्नमेंट रेट है हमारी। तो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए और साथ साथ में जो वाटर की स्कैरसिटी अभी चल रही है उसको नजर में रखते रखते हमने इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है। तो इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड था इंडिया में, पहले
2 से 10 टन तक एक हेक्टेयर में हम प्रोड्यूस करते थे, जिसमें एक फिश के लिए हमें मिनिमम 20 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। तो रिसर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसमें 1/8 हेक्टेयर की अगर या 1/6 हेक्टेयर वाटर की ही जरूरत पड़ती है, जिसमें हम 60 टन की फिश पर ईयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें ये है कि ये हाईली एफिशिएंट है, और जो यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसमें हम लिमिटेड यूज करते हैं, और कंजर्वेशन प्रिसीजन नेचर रिसोर्सेज लाइक वाटर, लैंड एंड एनवायरनमेंट। अगर हम इसमें भी देखें, कुछ स्पीशीज हमारी एंडेंजर्ड हो रही है अभी, जो खत्म हो रही है, तो उन फिश को लाके हम ब्रीड करके इन रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में हम उनको कल्चर कर सकते हैं, और फिर से हम अपने इन एंडेंजर्ड स्पीशीज को भी बचा सकते हैं। अगर स्टेटस और पोटेंशियल की बात करें, तो जो हमारी कंट्री है, ये सेकंड रैंक पे है अभी फिशरीज में। और अगर हम व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें, तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो था, पहले हमारी इंडिया ने स्टार्ट किया ग्रीन रेवोल्यूशन से, जिसमें हमने अच्छी सक्सेस ली, और वी आर आफ्टर चाइना। तो उसके बाद इंडिया ने स्विच किया टू व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन में, जिसमें हम फर्स्ट रैंक पे अभी हैं। और अभी थर्ड जो है, वी आर स्विचिंग टू ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज की ओर। वो इसलिए कि इन फ्यूचर हमें प्रोटीन की हंगर ना हो, और हमें अच्छा पैसा मिले, और हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाए। तो इन चीजों को नजर में रखते हुए हमें इन टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है। तो हमारी जो कंट्री है, इसमें फ्रेश वाटर प्रोडक्शन अगर ट्रेडिशनल मेथड्स में हम देखें, तो हम 2 से 10 टन पर ईयर हम प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जो एक्वाकल्चर सिस्टम है, इसमें हम 500 टन की फिश पर ईयर इसमें हम कल्चर कर सकते हैं। और साथ साथ में ये एक नया प्रैक्टिस है, और इसमें ये है कि फिश फार्मर जो है, इसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जैसे मैं पहले ही बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कुछ सेंसर्स भी इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं अभी, जिसमें हमें वाटर पैरामीटर्स के बारे में पता चल जाता है, जैसे टेम्परेचर है, चाहे वो पीएच है, नाइट्राइट है, फास्फोरस है। तो पूरा जो वाटर पैरामीटर है, उसको हम मॉनिटर करते हैं। साथ साथ में इसमें एआई कैमरास लगते हैं जो अंडर वाटर होते हैं, जिसमें हम अपनी फिश को, उनकी मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं, और उनका बिहेवियर देखते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारी इस टेक्नोलॉजी से, अगर हम इसको अडेप्ट करें इस टेक्नोलॉजी को, तो इन फ्यूचर हम अपने जीडीपीए को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम अर्लियर हम ये करते थे कि ट्रेडिशनल मेथड्स में जब हम हार्वेस्ट करते थे फिश को, तो उसमें हमें मैन पावर की जरूरत पड़ती थी। तो इसमें ये है कि हम एक स्कूप नेट से आराम से फिश को रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसमें बस एक चीज की जरूरत है, प्रॉपर नॉलेज की, और एक्सपर्ट होना चाहिए इस टेक्निकल मैनेजमेंट जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में जरूरत हमारी पड़ती है। एक एंटरप्रेन्योर को पहले उसे ये रास समझना है कि ये रास कैसे काम करता है, और इसमें हमने फिश को कैसे ध्यान देना है, फीडिंग रेट पे ध्यान देना है। तो इन सब, और साथ से इम्पोर्टेंट जो है इसके फिजिकल केमिकल पैरामीटर जो वाटर के हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस पे ध्यान देने का। तो ये सब चीजों को देख के ये टेक्नोलॉजी अभी देखें तो आसमान छू रही है। यहाँ पर चाहे कश्मीर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग अब रास यूज करते हैं। पहले कुछ लिमिटेड स्पीशीज ही हम इसमें कल्चर करते थे, बट अब ट्रायल्स ऐसी लगती है कि हम महाशीर और जो ट्राउट है, सैल्मन फिश, और बहुत सारी ऐसी मराइन फिश भी जो हम इसमें कल्चर कर सकते हैं। तो इसमें काफी पोटेंशियल है इंडिया में, अगर हम इस रास को अडेप्ट करें। तो रास यूनिट जो है, चाहे ये छोटा है या बड़ा है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे अभी ज्यादातर लोग रास को अडेप्ट कर रहे हैं। और आइंदा 5 सालों में अगर हम देखें, तो इंडिया जो रास में इनलैंड फिशरी सेक्टर में नंबर 1 रहेगी। सो अब ये रास रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जब हम
हमने कभी एक प्रोजेक्ट रास पे लेना है तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। तो उसमें एक आता है प्रोजेक्ट लोकेशन और इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें इम्पोर्टेंट हमारा जो क्राइटेरिया है वो साइट सिलेक्शन है। तो साइट सिलेक्शन में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कि अगर हम एक साइट सेलेक्ट करते हैं, उसकी रोड की फिजिबिलिटी होनी चाहिए। रोड की फिजिबिलिटी इसलिए सो दैट अगर कभी भी हम कंस्ट्रक्शन अपने रास के लिए कोई या कोई भी जो सामान हमारा आ जाए, तो इट शुड बी नियर टू द रोड सो दैट कि मैन पावर हमें उसमें कम लगे और साथ-साथ में हमें जो मटेरियल है वो हमारे प्लॉट में ही मिल जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रोड। देन सेकंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। थर्ड थिंग है कि वहाँ पर वाटर जो है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें फ्लोइंग वाटर होना चाहिए, रनिंग वाटर होना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर होना चाहिए। हम ग्राउंड वाटर से भी ये स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें पहले हमने वाटर को चेक करना होता है, फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स उसके, कि इसके पैरामीटर्स ठीक है, ये हमारे लिए फिजिबल है, ये एरिया जहाँ पर हम ये राह स्टार्ट करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ कि इसमें हमें पानी के साथ-साथ में इलेक्ट्रिसिटी और सोशल बाइंडिंग्स पे भी ख़्याल रखना है कि हमें कोई इस पे ऐतराज़ ना उठाए कि आप ये रास यहाँ पर लगा रहे हैं और उससे उनको कोई दिक्कत हो रही है। तो इसमें जब हम पानी को देखते हैं, तो हमने सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट करनी होती है अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया जो है हमारी फिश को मोर्टेलिटी हो सकती है अमोनिया से, तो उस पे हमने ध्यान रखना है। और साथ-साथ में हमें मिनिमम लैंड मेजर करना है कि एटलीस्ट वी शुड हैव 100 मीटर स्क्वायर लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ए बैकयार्ड रास यूनिट। तो अगर हम बेनिफिशियरीज की बात करें, तो एनएफडीबी है या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, या हमारे यहाँ स्टेट में अभी एचएडीपी है, होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम। तो इन्होंने कुछ स्कीम्स दिए फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू डेवलप दिस रास। उसमें इन्होंने 70% जो सब्सिडी फॉर लेडीज वुमेन्स के लिए और 50% जो है मील्स के लिए दिए है। तो फिशरमैन सोसाइटी है या फिश फार्मर है या एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए भी अप टू 60% इसमें सब्सिडी मिल जाती है। बेनिफिशियरी को कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन एनएफडीबी साइट पे और अपना ये प्रोजेक्ट उनको डालना है थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। तो उसके बाद वो एनएफडीबी साइट पे हम अपलोड करके हमें इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तीसरी चीज़ है जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो ये बेनिफिशरीज़ को टेक्निकल सपोर्ट जो है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है, चाहे वो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फिशरीज़ है, या जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, वहाँ से इनको थ्रू प्रॉपर चैनल अपने डॉक्यूमेंट्स सब्सिडी के लिए ये भेजना है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहे एनएफडीबी से आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आ जाए, या नाबार्ड बैंक से हम इसको ले सकते हो। और खाली 20-30% से हमें सेल्फ फाइनेंस इसमें करना होता है, तो उससे हमारा ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो सकता है फाइनेंशियली। और अगर हम बात करें वाटर क्वालिटी की, वाटर क्वालिटी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है। अगर हम ऑप्टिमम रेंज देखें, तो टेम्परेचर जो है इसमें हमारा 26 से 30 डिग्री होना चाहिए, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो 4 to 6 ppm होना चाहिए। पीएच लेवल जो होना चाहिए इट शुड बी बिटवीन 7 to 8। alkalinity should be 120 to 150 ppm। ammonia should be lesser than 0.05 ppm। nitrate should be lesser than 0.5 ppm and nitrate जो है lesser than 5 ppm। सो पॉन्ड टैंक की अगर हम बात करें बैकयार्ड रास की, तो हमें एक टैंक जो है 44.89 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। और जो ये फिश टैंक है ये हम पहले एक दायरा, एक सर्कल बना देते हैं, और सर्कल में हम ब्रिक्स लगा लेते हैं। एक सर्कल बना के ब्रिक्स को हम सीमेंट से फिक्स कर लेते हैं, और उसमें हम एक
आयरन का एक नेट डालते हैं होल्ड करने के लिए, और इसके ऊपर हम फिर इसकी लाइनिंग करते हैं विद HDPE शीट्स से, और जिसकी डायमेंशन जो है 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6.7 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर होना चाहिए, और वाटर वॉल्यूम इसमें 90 मीटर क्यूब यानी कि 90,000 लीटर्स की कैपेसिटी होनी चाहिए। और इसका बॉटम जो है वो कोनिकल होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, सो दैट कि जब भी हमें डिस्चार्ज इसमें से वाटर करना हो आउटलेट से तो वो इजीली हमें डिस्चार्ज हो जाए। और डेप्थ जो हमने रखनी है इस पॉन्ड की 2 मीटर की रखनी है, सो दैट जब हम हार्वेस्ट करें फिश को, अगर हम ज्यादा हाइट ले लें तो उसको दिक्कत हो जाएगी। और साथ साथ में जो लाइट है वो पेनिट्रेट होनी चाहिए इसमें, क्योंकि एक लाइट का भी इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। तो डेप्थ जो इसका है 3.3 मीटर होना चाहिए सेंटर में। तो जो टोटल लैंड एरिया इसके लिए हमें चाहिए दैट इट शुड बी 100 मीटर स्क्वायर, और टैंक जो है 44.89 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, विद डायमेंशन जो पहले ही मैं बताया 6.7 मल्टीप्लाई डेप्थ जो है 3.3 मीटर होना चाहिए। तो साथ साथ में इसमें हमें एक पंप की जरूरत पड़ती है जो 5 हॉर्स पावर 0.5 हॉर्स पावर का होना चाहिए, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होना चाहिए। और इसके साथ हमें एक एरेशन सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है, एरेटर की जरूरत पड़ती है, वो भी 0.5 HP का होना चाहिए, जिसमें 4 हमें लीड्स निकले एरेशन के लिए। देन एक बायोफिल्टर की जरूरत पड़ती है जिसमें हम जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स है या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, बायोरिएक्टर्स है, इनको हम कंट्रोल कर सकें। तो साथ साथ में ये जो हम फ्लोटिंग केज अगर हम देखें तो हम 30 मीटर के फ्लोटिंग केज जो हमने ये प्रिपेयर किया है इस टैंक में, तो इट शुड बी फ्री फ्लोटिंग और ये फिक्स्ड भी हो सकता है। तो मॉडर्न मॉडल बैकयार्ड रास यूनिट जो है इसमें हम हाई डेंसिटी फिश कल्चर को कर सकते हैं। और ये जो रास है ये डेवलप TUSAT केरला ने इसको डेवलप किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैं पहले ही बताया था कि हमें चाहे हम स्क्वायर में बनाए, ज्यादातर हम सर्कुलर बना लेते हैं, बट कहीं कहीं पर लोग जो हैं फिश टैंक्स का जो इसका सेटअप है सर्कुलर ये स्क्वायर में भी बनाते हैं या रेक्टेंगुलर बनाते हैं। तो इसमें मैंने जो बताया कि नीचे जो ग्राउंड हमारा होता है, पहले एक स्क्वायर एक सर्कल लेना पड़ता है, और उस सर्कल को हमें ब्रिक्स से फिक्स करना होता है। और ब्रिक्स में हमें ये जो आयरन नेट है इसको इसमें फिक्स करना होता है। और साथ साथ में फिर हम इसमें एक HDPE लाइनिंग कर लेते हैं और होल्ड इसको करते हैं। और जो इसका जो सरफेस है उस पे हम ट्यूब्स लगा लेते हैं सो दैट स्क्रैच से हम बचें। और जो पॉन्ड्स है सर्कुलर पॉन्ड्स वो भी बना सकते हैं। और साथ साथ में अभी हमारे यहाँ पर कुछ है जो अभी ये रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम FRP सिस्टम में भी कर लेते हैं, FRP की टैंक्स बनाते हैं, उसमें भी वो कल्चर कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादातर टारगेट स्पीशीज अभी तक ज्यादा जो काम है हम सिंगल स्पीशीज में कल्चर करते हैं, लाइक पर्ल स्पॉट है, पंगास स्पीशीज है, या फिर हम इसमें पर्ल स्पॉट पंगाश या टिलापिया ये। बट अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें तो हम यहाँ पर कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, और साथ साथ में हम इसमें अभी यहाँ पर कश्मीर में एक पहली ट्रायल हमने लगाई है, एक बड़ा सा यूनिट बनाया है रास का, तो उसमें हम रेनबो ट्राउट्स को कल्चर कर लेते हैं। अगर स्टॉकिंग और यील्ड की बात करें तो स्टॉकिंग डेंसिटी जो है वो स्पीशी पे डिपेंड करती है, उसकी रिक्वायरमेंट पे, ऑपरेशनल कंसिडरेशंस में देखनी पड़ती है। स्टॉकिंग डेंसिटी
इसकी ग्रोथ, उसके प्रोडक्शन पे हमें पहले एक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी फिश कितने टाइम में ग्रोथ उसकी है। अगर हम सैल्मन की बात करें तो 8 मंथ्स में वो हमें टेबल साइज की मार्केटेबल फिश तैयार हो जाती है। अप टू 1 ईयर तक वो हमारा ब्रूड बैंक उसका तैयार हो जाता है। तो हम ये जो चाहें तो इसमें हम ज़्यादातर, अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो वहाँ पर तिलापिया, पल्स पॉट और पंगाशियस स्पीशीज इसमें कल्चर की जाती हैं। और फिंगरलिंग स्टॉकिंग रेट जो इसमें है 1500 नंबर्स की रहती है। और जो केज है इसमें अराउंड 3 केज में हम ये फिंगरलिंग स्टॉक करते हैं। कल्चर पीरियड जो है, अगर मैं तिलापिया की और पंगाशियस और पर्ल स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 मंथ की इसका कल्चर पीरियड रहता है। और सर्वाइवल अगर इसको मैं देखें तो ओनली 20% मोर्टेलिटी इसमें होती है। वो भी हमारी टेक्निकल जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं पहले ही बताया था कि वाटर का पैरामीटर अगर चेंज हो जाए या कभी वाटर फ्लो अच्छी तरह से नहीं मिले तो उसकी वजह से, या बाय चांस कभी फीड और फीडिंग करने से इनमें ये मोर्टेलिटी हो जाती है 20%। 80% हमारा सर्वाइवल रेट इसका है। तो एवरेज बॉडी वेट जो है 450 ग्राम हमारी प्रोड्यूस होती है इन 5 to 6 मंथ्स। और एवरेज बॉडी वेट जो है 450 ग्राम हो जाती है। और एक्सपेक्टेड यील्ड जो है 540 केजी, एक केज में 1620 केजी हम 6 मंथ्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैकयार्ड की बात कर रहा हूँ, अगर हम अपने घर में बैकयार्ड में ये लगाएं। और जो टोटल प्रोडक्शन पर यूनिट देखें तो 1.62 टन, यानी कि 3.24 टन पर ईयर हम अगर 2 क्रॉप्स में हम ले लें तो हम 3.24 टन पर ईयर इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर हम प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इसमें कैपिटल कॉस्ट जो है, यानी कि हमारी फिश टैंक्स को कंस्ट्रक्ट करने में हमें 1 लाख रुपये लगता है। मिनिमम 3 to 4, इट डिपेंड्स अपॉन आप दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा रहता है, तो हमारे यहाँ पर इस लाख में 3 ही बन सकती हैं। और अगर हम दिल्ली, बॉम्बे इन जगहों पे देखें तो वहाँ पर जो है हमारे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है फार बेटर, सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू हमारे रीजन से। तो और 4,60,000 जो है हमारी प्रोक्योरमेंट लगती है केज को बनाने में। देन इसमें फ्लूट्स, पंप्स, फिल्टर्स, एरेटर्स, पाइप्स, ये सब जोड़ के 4,60,000 का हमें खर्चा आता है। टोटल जो कैपिटल कॉस्ट है हमारा 5,60,000 में तैयार हो जाता है। और इनपुट कॉस्ट की अगर बात करें तो सीड जो है, अगर हम फिंगर लिंक्स लेते हैं तो 4,500 पीसेस अगर हम फिंगर लिंक की ले लें, जो हमें 6 रुपये में एक पीस पड़ता है, तो 27,000 की हमारी को खाली फीड मिलती है। और फीड जो है जिसमें 28 to 30% प्रोटीन होना चाहिए और फ्लोटिंग पैलेट्स होने चाहिए, तो वो अराउंड 72,000 का हमें पर ईयर उसका खर्चा है। और हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 6,000 का खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन में। और प्रोबायोटिक्स अगर हम इसमें यूज करें तो 15,000 का खर्चा है। और इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखें, अब इलेक्ट्रिसिटी में भी हम कहीं कहीं पे सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो और साथ साथ में अगर सर्विस डिलीवरी लाइक लेबर को भी जोड़े तो 12,000 उसका भी रखें, तो सब टोटल हमारा ये 1,40,000 हो जाता है। और टोटल कास्ट जो हमारे इस बैकयार्ड मिनी रास का है 7 लाख रुपीस है। तो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट और रिटर्न हमें क्या क्या मिलेगा 5 से 6 महीने में। फिंगरलिंग जो हम स्टॉक किए थे एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर क्यूब, 4,500 नंबर्स पर यूनिट में अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड सर्वाइवल रेट जो है 80% है इसमें। और टोटल फिश
जो सरवाइव करती है आउट ऑफ 4500 में 3600 नंबर्स हमारे को इसमें सर्वाइवल है इस फिश की। और एवरेज साइज जो है 450 ग्राम इसकी सर्वाइवल ये एवरेज हार्वेस्ट है हमारा 450 ग्राम की हो जाए तो हम इसको निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। देन प्रोडक्शन जो है हम 1620 केजी हम पर ईयर इसमें पर साइकिल यानी कि 6 मंथ्स की अगर हम बात करें 1620 केजी हम 6 महीने में प्रोड्यूस कर सकते हैं इन 3 यूनिट्स में। और टोटल प्रोडक्शन अगर हम 2 साइकिल्स की बात करें तो 3240 केजी जो हमें एक साल में फिश को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम इसे सेल करें 150 के हिसाब से, मैं पंगास की बात कर रहा हूँ, मैं तिलापिया की बात कर रहा हूँ, तो हमारी जो ग्रॉस इनकम पर ईयर है दैट विल बी 4,86,000। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तिलापिया की और अपने पंगास की। बट अगर कश्मीर की बात हम करें, कश्मीर में जो हमारी ट्राउट है ये डिपार्टमेंट का रेट जो है 550 रुपीज है। और अगर मैं सैल्मोन को कल्चर करता हूँ और एक वैल्यू चेन डेवलप करता हूँ जिसमें हम कुछ एफएफपीओज को इन्वॉल्व करके या कोऑपरेटिव्स बना के हम इसको एक्सपोर्ट करें, एक वैल्यू चेन डेवलप करें, तो यही फिश जो हम यहाँ 550 में बेचते हैं इसको प्रोसेस करके इसकी पोस्ट हार्वेस्ट और हार्वेस्ट टेक्निक्स को लगा के हम इस फिश को अप टू 1,500 तक बेच सकते हैं। मैं अपनी नेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो अप टू 2500 पर केजी हमें इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो आपका ग्रॉस इनकम ईयर जो है 4,86,000 पर ईयर आप इससे कमा सकते हैं। अगर हम मोनोकल्चर की बात करें, एक सिंगल स्पीशी की बात करें, कन्वेंशनल अर्दन पॉन्ड में और बैकयार्ड रास उनको डिफरेंशिएट करें, तो जो स्टॉकिंग डेंसिटी एक सिंगल स्पीशी की हम देखते हैं दैट्स 20,000 पर हेक्टेयर, 2 to 3 मीटर पर मीटर क्यूब। अगर बैकयार्ड रास की देखें तो वी आर हैविंग 50 मीटर क्यूब। देन अगर कल्चर ड्यूरेशन की बात करें तो कल्चर ड्यूरेशन सेम है, 4 से 5 या 5 से 6 महीने हमारा इसका ड्यूरेशन रहता है कल्चर करने का। और फीडिंग रेट जो एवरेज बॉडी वेट का है 3.5 to 1% इन कन्वेंशनल अर्दन पॉन्ड्स, एंड बैकयार्ड में 8 से 2% हमारा जो है इसका फीडिंग रेट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है एवरेज बॉडी वेट के हिसाब से। सो फीड टाइप जो है इसमें हम कमर्शियल भी फीड यूज करते हैं, पैलेट्स भी और फ्लोटिंग फीड भी यूज करते हैं। उसमें जो प्रोटीन लेवल है इट शुड बी 25 to 32%, कन्वेंशनल में भी और बैकयार्ड में भी, दोनों में एक जैसा ही हमें प्रोटीन चाहिए। और फीड कॉस्ट जो है 20 to 30 केजी एक पॉन्ड में हमें लगता है। और अगर हम रास की बात करें उसमें भी हम यही फीड दे देते हैं क्योंकि हमारी स्टॉकिंग डेंसिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। और हार्वेस्ट साइज जो इसका है, हम हार्वेस्ट इसको 500 ग्राम to 600 ग्राम कर सकते हैं, सेम इन बैकयार्ड रास एज वेल एज इन कन्वेंशनल अर्दन पॉन्ड में। तो फार्म प्राइस जो है 75 केजी अगर आप होलसेल में बेचते हैं और अगर आप मार्केट में इसको सोल्ड करते हैं तो ये 150 तक का इसका प्राइस हो जाता है। और टोटल प्रोडक्शन जो है कन्वेंशनल अर्दन पॉन्ड की है खाली 8 से 9.5 टन पर हेक्टेयर। बट अगर बैकयार्ड रास की बात करें तो 150 to 160 पर हेक्टेयर ये बैकयार्ड में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी अगर सेमी इंटेंसिव सिस्टम की बात करें तो इसमें हमें खाली 10 से 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर हमें कन्वेंशनल अर्दन पॉन्ड्स में मिलता है। और बैकयार्ड रास में अगर हम देखें 300 से 320 टन पर हेक्टेयर पर ईयर हमें मिलता है। तो ज्यादातर जैसे मैं पहले ही बताया हूँ आपको, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में हम कन्वेंशनल अर्दन पॉन्ड्स
में हम ये फिश को कल्चर करते हैं, बट बैकयार्ड रास जो है ज्यादातर केरला में यूज होता है। और ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स, इन हर एक ट्रॉपिकल रीजन में हम कर सकते हैं, चाहे बैकयार्ड रास है, चाहे अर्दन कन्वेंशनल पॉन्ड्स है। सो अब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है डेजिग्नेटेड टेक्नोलॉजी और सर्विस प्रोवाइडर या डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, स्टेट गवर्नमेंट या एनएफडीबी जो है, ये हमारे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं थ्रू जो हम वहाँ से सब्सिडी हमें मिलती है एक एंटरप्रेन्योर को, जिसमें उसको खाली 30% सेल्फ फाइनेंस करना, चाहे वो 30% अगर नहीं भी है उसके पास, तो वो बैंक से भी ये 30% इंटरेस्ट बेस पे ले सकता है। रेस्ट 70% जो है वो एनएफडीबी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, या हमारे जो एचईजीपी प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से इनको ये सब्सिडी मिल सकती है। फर्दर इसमें एक गाइड है, रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू न्यू एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड हाईली प्रोडक्टिव क्लोज फिश फार्मिंग सिस्टम, जो एफएओ ने पब्लिश किया है यूरोफिश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो पेज नंबर 101 to 100 पेज पे इसमें एक डिटेल इन्होंने गाइडेंस दी है रास के बारे में। तो प्रेजेंटली मेरा जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, मैं अभी इन विट्रो बेसिस पे, अभी तक हम खाली बात कर रहे थे कि हम खाली रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर करते हैं रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर में। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैं उसमें रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर के साथ साथ रिसर्कुलेशन ऑफ फिश भी कर लेता हूँ। जैसे अगर हम देखें, हमारे घर में 3 BHK है, एक रूम में हमें गर्मी लगती है तो हमें दूसरे रूम में ठंडी लगे तो हम वहां पर मूव करते लेते हैं। तो सेम मेरा वो कंसेप्ट उस प्रोजेक्ट में है कि अगर एक फिश को फिजिको केमिकल पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाता है एक टैंक में, तो वो दूसरे टैंक में थ्रू ब्रिज सिस्टम, एक ब्रिज सिस्टम मैंने क्रिएट किया उसमें जिसमें एक इक्विलिब्रियम मैंने मेंटेन किया है